सभी को नमस्कार। लास्ट क्लास में अपनों ने बात की थी कक्षक और उनकी आकृतियों के बारे में। थोड़ा सा बेस पढ़ा था अपनों ने कि अपने पास कौन कौन से कक्षक होते हैं, और चार अपनों ने उपकोष पढ़े थे एस, पी, डी और एफ, जिसमें अपनों ने बात की कि एस उपकोष में कितने कक्षक है, एक है, और पी उपकोष में कितने, तीन कक्षक हैं, और डी उपकोष में कितने, पांच कक्षक हैं। इसी तरह सात में कितने, एफ में कितने, सात कक्षक। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको डेली मिल सके। अब पहले बात करते हैं अपने एस कक्षक की, ठीक है। तो बात करते हैं अपने एस कक्षक की आकृति। तो सबसे पहले तो बात करें कि इसकी आकृति होती कैसे है। तो ध्यान रखना, इसकी आकृति जो होती है वो कैसी होती है, गोलाकार, ठीक है। अगर अपने 2D की बात करें, 2D जैसे ये आपको स्क्रीन दिखाई दे रही, ये कैसे 2D, 3D नहीं है, ठीक है। अगर 2D तल में बात करें यानी द्विविम में, 2D तल में यह आपको कैसे दिखाई देगी, वृत्ताकार, ठीक है। 2D का मतलब कैसे है, जैसे मान लो अगर यहाँ पे मैं गोला बनाऊं, गोला कैसे होता है, 3D होता है, तो यहाँ पे गोला बनाऊं तो कैसे बनेगा ये, इस हिसाब से। अब ये आपको 3D नहीं दिख रहा, किस हिसाब से दिख रहा है, 2D में। तो एस कक्षक की जो आकृति है 2D में बनाए तो कैसे दिखेगा, वृत्ताकार, क्योंकि ये क्या बन रहा है, वृत्त, ठीक है। उसके बाद बात करें कि जैसे जैसे आप n का मान बढ़ाओगे, n का मान आप जैसे जैसे बढ़ाओगे यानी इंक्रीज करोगे, वैसे वैसे एस कक्षक का आकार भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, आकार भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो एक तो ये अपने को ध्यान रखनी है, यानी n का मान बढ़ेगा तो एस कक्षक का जो आकार भी है वो भी क्या बढ़ेगा। कैसे, जैसे ये 1s है और इससे 2s करें तो ये थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, और फिर ये 3s हो गया, और इसी तरह ये क्या हो गया, 4s, ठीक है। 3s और ये क्या हो गया, 4s। तो इसके बढ़ते क्रम में अपने लिख सकते हैं कि 1s से जो आकार में बड़ा कौन सा, 2s, 2s से बड़ा कौन है, 3s, और 3s से बड़ा कौन है, 4s। अब इसमें अपने बात करें नोडल तल की, कि नोडल तल होता है या नहीं। अब नोडल तल की अपने डेफिनेशन पढ़ी थी कल, कि नोडल तल क्या होता है कि नब्बे के चारों ओर वह क्षेत्र जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना क्या हो, 0, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। इसका मतलब जो एस कक्षक है इसमें जो नोडल तल है वो क्या होगा, अब्सेंट होगा। क्या होगा, अब्सेंट, क्योंकि इसके डेफिनेशन के हिसाब से ये क्या कर रहा है, इसके विपरीत कर रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, नोडल तल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो संभावना है वो कैसे होनी चाहिए, 0, ठीक है। तो इसका मतलब एस कक्षक में नोडल तल नहीं पाया जाता। तो ये तो बात होगी एस कक्षक की, कि इसकी आकृति कैसी होती है, गोलाकार, और 2D में बनाए तो ये कैसा दिखेगा, वृत्ताकार। n का मान जैसे जैसे बढ़ाओगे तो एस कक्षक की जो आकार है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं अपने पी कक्षक की। तो स्टार्ट करते हैं पी कक्षक के बारे में। पी कक्षक, तो पी कक्षक की आकृति के बारे में बात करें तो सबसे पहले बात करें कि पी उपकोष में आपके पास कितने कक्षक होते हैं। तो ये अपनों ने बात की थी, पी उपकोष में 3 कक्षक होते हैं। कितने, 3। अब 3 कौन कौन से आते हैं, तो ये भी अपनों ने बात की थी, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, ठीक है। और इन्हीं को क्या बोलते हैं, समभ्रंश। समभ्रंश का मतलब क्या होता है, समभ्रंश कक्षक। समभ्रंश होते हैं समान ऊर्जा वाले कारक, ठीक है। समान ऊर्जा वाले कारक वही क्या कहलाते हैं, आपके समभ्रंश कक्षक। तो समान ऊर्जा वाले कौन कौन से, 3 है, ये पी एक्स, पी वाई और पी जेड। और सबसे पहले बात करें आकृति की, तो आकृति कैसी होती है इनकी, तो आकृति होती है इनकी डमलाकार, डमलाकार। तो ये तो होती है इनकी आकृति। आकृति डमलाकार होती है। डमलाकार का मतलब ये होता है कि जो इसमें क्या पाई जाती है, पालियां, यानी लोब्स। इनमें क्या पाई जाती है, पालियां, यानी इनको क्या बोलते हैं, लोब्स। और ये पालियां आपको कहाँ मिलेगी, ये मिलेगी अक्ष पर। कहाँ मिलेगी, ये अक्ष पर। और अक्ष कैसे, जैसे यहाँ पे आपके पास अक्ष है एक्स, वाई और जेड, ठीक है। तो अपने डायग्राम से बात करेंगे कि ये किस प्रकार अपने लेंगे। तो यहाँ से अपने डायग्राम की बात करें, सबसे पहले बात करते अपने पीएस कक्षक की।
तो ये अपने को पता है ये x है और ये y है और ये हो जाएगा आपके पास z। ठीक है, तो यहाँ पे PS कक्षक की बात करें तो PS में क्या होगा, जो x होगा इस जो आपके पास अक्ष है यहाँ पे तो पाए जाएंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और y और z पर आपके पास इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आपके पास क्या बनाएंगे, यहाँ पे डमलाकार कैसे बनेगा, अक्ष पर बनेगा तो ये S इस प्रकार बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया डमलाकार। ये कौन सा कक्ष आपका, PS कक्षक। ठीक है, उसी तरह अपने बात करें y और z के लिए भी अपने बना लेते हैं। तो ये तो हो गया y के लिए, ठीक है, और ये यहाँ पे हो गया z। तो यहाँ पे y के लिए क्या बनाएंगे, ये अक्ष पे पाया जाता है और अक्ष पे इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। तो यहाँ पे डमलाकार बनाए अपने, ये y है, ये z है और ये है x। तो यहाँ से अपने डमलाकार बनाए तो ये y अक्ष पे अपने को बनाना है, यानी यहाँ पे क्या पाया जाएगा, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे क्या है, pz यानी z पे पाया जाता है। z के लिए भी अपने बना देते हैं, ये x है, ये y है और ये है z। ठीक है, तो यहाँ पे अपने z के लिए बनाए तो z किस प्रकार बनेगा, तो ये बनेगा डमलाकार इस हिसाब से। तो ये तो हो गया आपके पास किसके लिए, pz के लिए। ये है py कक्षक और ये है pz कक्षक। ठीक है, तो ये देखो ये पालियां हैं, यानी इनको लोब्स बोलते हैं और ये किस प्रकार होते हैं, डमलाकार, और ये कहाँ पाए जाते हैं, अक्ष पर। px है तो x पे पाए जाएंगे, y है तो y पे पाए जाएंगे, z है तो z पे पाए जाएंगे। बाकी जो ये खाली रह जाते हैं x और y, यानी यहाँ पे पालियां नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना जो है वो भी क्या है, नगण्य यानी 0 है। तो अपने यहाँ से समझ सकते हैं कि जो आपके पास px है, PS कक्षक के लिए अगर आपसे पूछे नोडल तल कौन सा है, नोडल तल कौन सा है, y और z। नोडल तल का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो संभावना है वो क्या होगी, 0। तो 0 कहाँ पाई जाती है, y और z पर, और x पर क्या पाए जाएंगे, इलेक्ट्रॉन। इसी तरह py के लिए नोडल तल क्या होगा, तो y छोड़ दो, बाकी क्या रह गया, x और z। इसी तरह pz के लिए नोडल तल क्या होगा, तो z छोड़ देते हैं अपने, यहाँ पे क्या रह गया, x और y। ठीक है, तो ये तो बात होगी किसकी, p उपकोष की। तो इसमें p उपकोष में कितने कक्षक हैं, 3 कक्षक, px, py और pz। आकृति पूछ ले तो कैसी है, डमलाकार, और इन्हीं को क्या बोलते हैं, समभ्रंश कक्षक यानी समान ऊर्जा वाले कारक। तो अब बात करते हैं अपने d कक्षक की। d कक्षक की आकृति, तो यहाँ पे अपने बात करते हैं कि डी कक्षक है। तो डी कक्षक में अपने को पता है कितने इसमें जो उपकोष आपके पास, डी उपकोष, और इसमें कक्षक कितने होंगे, 5। ठीक है, अब 5 कौन कौन से होंगे ये भी अपनों ने बात की थी। एक तो होगा डी एक्स वाई, एक अपनों ने बात किया था डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और लास्ट में कौन सा था, डी जेड स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें क्या है, आकृति की बात करें तो स्टार्टिंग में जो आपके पास 4 कक्षक दिख रहे हैं, इनकी आकृति रहेगी कौन सी, द्विडमलाकार। बस यहाँ पे थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, इनकी जो आकृति रहेगी वो कैसी रहेगी, द्विडमलाकार। और इनकी जो आकृति रहेगी वो कैसी रहेगी, डमलाकार। इसमें से एक जो कक्षक है उसकी आकृति कैसी है, डमलाकार। ठीक है, देखो वहां पे पाली पाई जाती थी कितनी, 2। यहाँ पे द्विडमलाकार है, एक डम्बल में कितने पाली पाई जाती है, 2, तो द्वि में कितनी होगी, 4। तो यहाँ पे कितनी पाली पाई जाएगी, 4। ठीक है, और यहाँ पे कितनी पाई जाएगी, डमलाकार है तो यहाँ पाई जाएगी पाली कितनी, 2। ठीक है, 5 कक्षक है, मतलब ये भी कैसा है, समभ्रंश कारक। समभ्रंश का मतलब बता ही दिया, समान ऊर्जा वाले कारक। ठीक है, तो यहाँ से अपने बात करें कि आपके पास एक तो है डी एक्स वाई, एक है डी वाई जेड और एक है
डी एक्स जेड। और ये चारों की चारों जो पालियां हैं, यानी इसमें कितनी पालियां पाई जाएगी, द्विडोमलाकार है यानी 4 पालियां। तो चारों जो पालियां हैं यानी लोब्स हैं वो कहाँ पाए जाएंगे, अक्ष के मध्य। ठीक है, पी में तो कहाँ पाए जाते थे, अक्ष पर, और ये कहाँ पाए जाएंगे, अक्ष के मध्य। बाकी के दो कौन से रह गए, एक तो रह गया डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक कौन से रह गया, डी जेड स्क्वायर। इन दोनों कक्षों में जो पालियां हैं वो कहाँ पाए जाएंगे, अक्षों पर। और अक्षों पर भी कैसे, वृत्त युग्म। वृत्त युग्म कैसे युक्त कैसे, देखो यहाँ पे अपने को स्क्वायर बनाना है, तो स्क्वायर बनाना है तो इसमें क्या होता है कि जो आपके पास ऐसे होते हैं, इसको स्क्वायर बनाने के लिए ऐसे बनाते हैं। ठीक है, ये स्क्वायर जो शो करना है इसको किससे शो करोगे, वृत्त, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वृत्त युग्म। ठीक है, तो ये तो बात होगी किसकी, डी एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड। और स्क्वायर के लिए अपने को ध्यान रखना है अक्षों पे होता है, लेकिन कैसा, वृत्त युग्म। अब यहाँ पे अपने बात कर लेते हैं नोडल के लिए। नोडल का मतलब क्या था, बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो पाए जाने की संभावना क्या है, 0। तो डी एक्स वाई में नोडल तल कौन कौन से होंगे, तो देखो इसमें कौन सा रहेगा, जेड। तो जेड को अटैच कर दो, एक तो हो जाएगा आपके पास वाई जेड, एक हो जाएगा एक्स जेड। ठीक है, और डी वाई जेड में कौन सा हो जाएगा नोडल तल, तो इसमें हो जाएगा आपके पास एक तो एक्स वाई और एक कौन सा हो गया, एक्स जेड। इसी तरह डी कौन सा रहेगा, एक्स जेड। इसमें नोडल तल की बात करें तो कौन सा हो गया, एक तो हो गया एक्स वाई और एक हो गया वाई जेड। ठीक है, और इसमें अगर नोडल तल की बात करें तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर में देखो ये वृत्त युग्म आ गया, और यहाँ पे पालियां अक्षों पर पाई जाती है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन तो पाए जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, इसका मतलब इसमें कोई भी नोडल तल नहीं होगा। ठीक है, कोई नोडल तल नहीं होगा। तो ये तो बात होगी अपने पास कि आपके पास जो कक्षक है उसमें पालियां अक्ष पर हैं या अक्ष के मध्य हैं। तो अपने डायग्राम से बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने, तो यहाँ पे पहले अपने 3 बना लेते हैं जो अपने को अक्ष को मध्य में रखना है। ठीक है, ये एक्स, ये वाई और ये हो गया। तो यहाँ पे आपके पास 3 डायग्राम है, तो इनसे अपने बना लेते हैं। तो अपने को देखो ये तो एक्स है, ये वाई है और ये क्या है, जेड। और बनाना किसका अपने को, डी एक्स वाई कक्षक का। तो देखो डेफिनेशन से ये कि जो अपने पास एक्स वाई है, वाई जेड है और एक्स जेड है, तो इनकी जो चारों पालियां कहाँ होंगी, अक्ष के मध्य। अक्ष के मध्य, तो इनको कैसे काउंट करोगे, इनको काउंट करोगे आप एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो पहले एक्स वाले देखते अपने, देखो एक्स के मध्य एक तो ये और एक ये। वाई के मध्य की बात करें तो वाई वाला एक तो ये मध्य और एक ये, तो इनमें अपने द्विडंबल बनाए। ठीक है, ये तो हो गया एक्स में। और वाई में बात करें तो ये हो गया वाई के लिए। ठीक है, तो जेड वाला यहाँ पे क्या रहेगा, खाली रहेगा, क्योंकि अपने को पता है एक्स वाई के लिए अपने को एक्स और वाई में अक्षों के मध्य रखनी है पालियों को। ठीक है, तो ये द्विडंबल हो गया, यानी इसमें कितने पालियां होंगी, 4। ठीक है, इसी तरह बात करें अपने वाई जेड की, डी वाई जेड कक्षक। तो वाई जेड के लिए बात करें तो देखो जेड है, तो जेड के लिए तो ये हो जाएगा। ठीक है, और वाई के लिए जो पहले था वही रहेगा। तो यहाँ से अपने द्विडंबल बनाए, तो ये तो हो गया जेड के लिए, और ये किसके लिए होगा, ये हो गया वाई के लिए। ठीक है, एक्स वाई और जेड। फिर अपने बात करें एक्स वाई हो गया, वाई जेड हो गया, और लास्ट में रह गया डी एक्स जेड कक्षक। तो यहाँ पे एक्स के लिए अपने पास बात करें, एक्स के लिए कौन सा है, तो एक तो ये रहा, और जेड के लिए कौन सा है, ये रहा। ठीक है, तो यहाँ से अपने एक्स के लिए बनाए पहले, तो ये तो एक्स के लिए हो गया और ये वाई के लिए हो गया। ठीक है, एक्स वाई और जेड। तो ये है अपने को ध्यान रखना, और ये होगा कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इनमें बात करें कि आपके पास एक्स वाई में कक्षों के मध्य, तो ये ऐसा डायग्राम बनेगा, वाई जेड के लिए ऐसे और एक्स जेड के लिए ऐसे है। ये तो अपने को वैसे डायग्राम पूछेंगे नहीं, लेकिन अपने को पता होना चाहिए कि अक्षों के मध्य ये बनता कैसे और बनेगा कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो उसके बाद बात करें
उसके बाद रह गए अपने स्क्वायर वाले कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे दो कक्षक और रह गए कौन कौन से, एक तो रहेगा अपने पास डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कक्षक, और एक रह गया अपने पास कौन सा, डी जेड स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक्स और वाई, तो कक्षों को मध्य रखना है यहाँ पे, और यहाँ पे अपने पास एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या रखना है, पालियां कहाँ पे रखने अपनों को, अक्षों पर। एक्स के लिए कौन सा रहेगा अपने पास, एक्स के तो लिए रह गया अपने पास ये अक्ष पर रखना अपने को, और वाई पर, वाई ये है तो वाई को अपने यहाँ रखते हैं। ठीक है, अब रहेगा अपने पास स्क्वायर, स्क्वायर बनाने के लिए अपने क्या करेंगे, इसको कैसे बना देंगे, इस पे वृत्त इस प्रकार। ठीक है, तो ये तो बात होगी डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कक्षक की। तो जेड के लिए यहाँ पे बना देते अपने, ये है जेड, तो ये भी अक्ष पे बनेगा। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर बनाने के लिए आप क्या करो, यहाँ पे बना दो वृत्त। ठीक है, तो ये हो गया डी जेड स्क्वायर कक्षक, और इसलिए इसमें नोडल तल क्या रहता है, नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो आपके पास स्क्वायर बनता है, ये यहाँ पे स्क्वायर बनता है, यानी सारे जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे विद्यमान होंगे। ठीक है, यहाँ पे अब यानी जो इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पे प्रेजेंट होंगे किसके रूप में, वृत्त के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे ये चक्कर लगाएंगे। तो ये तो बात होगी आपके पास जो पालियां थी किस हिसाब से अक्ष पर रहती हैं और किस हिसाब से अक्षों के मध्य रहती है। तो ये तो होगी अपने पास आकृतियां एस पी और डी। एफ की बात करें तो एफ एक कॉम्प्लेक्स आकृति है उसकी। ठीक है, उसको अपने बना नहीं सकते इस प्रकार की उसका आकृति है, लेकिन उसमें अपने को ध्यान रखना है, एफ में बस यही ध्यान रखना है कि इसकी जो आकृति है वो कैसी है, विसरित यानी कॉम्प्लेक्स। इसके अलावा अपने को कुछ ध्यान नहीं रखना। ठीक है, और इसमें अपने को ध्यान रखना है कितने कक्षक है, 7 कक्षक, 7 कक्षक। तो ये एफ उपकोश है, 7 कक्षक है, और ये इसकी आकृति कैसी है, विसरित, ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अपने क्वांटम संख्या की। तो स्टार्ट करते हैं क्वांटम संख्या। अब देखो क्वांटम संख्या क्या होती है, क्वांटम संख्या ये होती है कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी सारी की सारी जानकारी देते हैं क्वांटम संख्याएं, यानी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण जानकारियां कौन देते हैं, क्वांटम संख्या। और ये होती कितनी है, 4 प्रकार के। ठीक है, उससे पहले बात करें, देखो इसमें एक तो होता है कक्षा, तो ये कक्षा के क्या बताते हैं, ये बताते हैं एक तो संख्या, और क्या बताते हैं उसी के साथ बताते हैं ऊर्जा। ठीक है, कक्षा के उसी की तरह अपने पास कक्षक की बात करें तो कक्षक में भी ये क्या बताता है, संख्या बताता है, इसमें ऊर्जा बताता है, और इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास यानी किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन जो है विसरित करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, और उसके बाद बताता है कोणीय संवेग। ठीक है, तो ये तो बात होगी क्वांटम संख्या की, यानी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण जानकारी देता है वो कौन सी संख्या है, क्वांटम संख्या। ये होती कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। ठीक है, 4 प्रकार कौन कौन से, तो पहले की बात करें, एक तो होता है मुख्य क्वांटम संख्या, और एक होता है द्विगंशी क्वांटम संख्या। द्विगंशी को एक और नाम पढ़ते हैं, इसको भौम भी बोलते हैं, भौम। ठीक है, पहले सुना नहीं होगा आपने, लेकिन इसका एक नाम हो रहा है भौम। ठीक है, और तीसरी बात करें, एक होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या, और लास्ट अपने बात करें कौन सा, चक्राण, यानी क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, चक्राण क्वांटम संख्या। तो ये 4 अपने पास क्वांटम संख्याएं कितनी, 4, जो क्या बताते हैं इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण जानकारियां इसमें बताएगी। और संपूर्ण भी कौन सी, जिसमें कक्षा और कक्ष आ जाएंगे, कक्ष में संख्या और ऊर्जा के बारे में, और कक्षक में अपने पास अभिविन्यास और कोणीय संवेग। ठीक है, तो बात करते हैं अपने सबसे पहले मुख्य क्वांटम संख्या। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या
तो इसमें बात करें ये अवधारणा सबसे पहले दी किसने, तो ध्यान रखना ये अवधारणा सबसे पहले दी बोर ने। किसने दी? बोर ने। ठीक है, और इसको शो किससे कर सकते हैं, इसको शो करते हैं एन से। ठीक है, तो उसमें लिख लेते हैं, देखो यहाँ पे इसको शो करते हैं एन से, और इसको किससे? एल से, इसको एम से, और इसको किससे? एस से। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पे मुख्य क्वांटम संख्या, इसको शो करते हैं एन से, और ये दिया किसने? एन ने। ठीक है, इन्होंने क्या बताया, ये कहा कि इससे अपने क्या पता कर सकते हैं, कोशों की संख्या, और कोशों की संख्या अगर पता कर सकते हैं तो ऊर्जा की भी बता सकते हैं। तो ये कोशों यानी कक्षा। ठीक है, कक्षा की ऊर्जा को भी बताएगा। देखो जहां संख्या आ जाए वहां ऊर्जा भी ये जरूर बताएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है यहाँ पे आपके पास ये दिया किसने? बोर ने दिया, कोशों की संख्या बताएगा और क्या बताएगा? ऊर्जा, और इसको किससे शो करते हैं? एन से। और एक इसमें बात करें कि मुख्य क्वांटम संख्या यानी एन है, तो इसका मान कभी भी शून्य नहीं होगा, शून्य नहीं होगा। शून्य नहीं होगा तो कैसे होगा? तो ध्यान रखना ये कैसे होगा, तो एन का जो मान है, एन का मान सदैव धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, मैथ में अपनों ने पढ़ाए थे पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या होती है, तो वो भी अपनों ने बात की थी। तो पूर्णांक का मतलब है कि यहाँ पे 0 से स्टार्ट नहीं होगा, कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से, 1 2 3 4। ठीक है, और ये कैसे चलेगा? पॉजिटिव वे में। ठीक है, तो एन का मान कभी भी 0 नहीं होगा, ये अपने को ध्यान रखना है। और एन का मान सदैव क्या रहेगा? 1 2 3 4। ठीक है, जैसे अपने बात करें यहाँ पे एन रखते हैं, एन का मान जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और 4 तक ही रख लेते हैं क्योंकि हम लोगों ने 4 ही पढ़े थे। और कक्षा कौन कौन सी है, तो कक्षा अपनों ने पढ़ी थी के, एल, एम और एन। ठीक है, तो ये तो एन के मान होंगे और ये क्या होगी? कक्षा। ठीक है, तो ये तो अपने को ध्यान रखना है। उसके बाद इसमें कुछ फैक्ट है जो अपने को पता होने चाहिए। एक तो एन का मान ध्यान रखना है कि एन का मान बढ़ेगा तो क्या होगा, तो ध्यान रखना है कभी भी एन का मान अगर बढ़ता है, एन का मान अगर बढ़ता है तो कोश है, यानी कोश मतलब कक्षा, कक्षा का जो आकार है वो क्या होगा? बढ़ेगा, कक्षा का आकार भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये भी अपने को ध्यान रखना, एन का मान बढ़ेगा तो कोश यानी इसका आकार भी बढ़ेगा। ठीक है, देखो आकार अगर बढ़ेगा तो आकार बढ़ने के लिए यानी इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए। क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए। इसलिए इसका मतलब ये है कि एन का मान अगर बढ़ रहा है, एन का मान बढ़ रहा है तो कक्षा की जो ऊर्जा है, कक्षा की ऊर्जा ये भी क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन गमन करने के लिए ज्यादा ताकत चाहिए। ठीक है, इसलिए उसको क्या चाहिए? ऊर्जा भी ज्यादा चाहिए। इसका मतलब ये होता है ऊर्जा ज्यादा चाहिए तो टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा, इसका मतलब ये है कि जो कक्षा का जो स्थायित्व है वो क्या होता है? घटता है, स्थायित्व घटता है। ये उसी तरह जैसे मान लो एक दिन में आपको पैसे अगर 1 करोड़ मिल जाए और एक ही दिन में आपको खर्च करने हैं, तो इसका मतलब क्या है? आप में ऊर्जा तो होगी क्योंकि आपको पैसे खर्च करने हैं, लेकिन आपका स्थायित्व नहीं होगा। स्थायित्व ये नहीं होगा कि यार अब ने 1 करोड़ है, इसको अपने यूज कैसे करें। ठीक है, आप कहोगे सर हम तैयारी नहीं करेंगे, आराम से बैठ के खाएंगे, तो वो तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये है ऊर्जा अपने को किस प्रकार से यूज करनी है। ठीक है, वो भी डिपेंड करता है, लेकिन स्थायी होना जरूरी है, बिना स्थायी के कुछ। उसके बाद बात करें कि अगर आपसे पूछ ले कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो ये तो फेमस क्वेश्चन है, डायरेक्ट ही पूछ लेते हैं कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, तो क्या बताओगे? 2n स्क्वायर। ठीक है, लेकिन आरएस में क्या इसको उल्टा पूछते हैं, पूछा गया है कि कक्षा n में कक्षकों की संख्या बताओ। ठीक है, तो ये तो मतलब कई बार क्वेश्चन आ चुका है आरएस में, तो कक्षा n में कक्षकों की संख्या क्या होगी? क्या होगी? n स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, तो जैसे n का मान अगर मैं 2 रखूं, n का मान 2 रखूं, तो यहाँ पे कक्षक कितने हो जाएंगे? कक्षक हो जाएंगे 4। ठीक है, अब 4 कैसे हो जाएंगे? जैसे अपने इलेक्ट्रॉनिक्स अभिविन्यास की बात करें, 2 का मतलब होता है यहाँ पे 2p। ठीक है, कैसे? जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे स्टार्ट होता है? 1s 2s
2p थोड़ा बहुत अपने को याद रहता है, लेकिन उसके बाद अपने भूल जाते हैं। 10 तक अपने साइंस पढ़ी होती है, लेकिन अपने को ये पता होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 1s 2s 2p, और अपने बोलते हैं 3s, उसके बाद क्या होता है 3p, फिर 4s, फिर 3d। ठीक है, एक बार यहाँ तक बात करते हैं। तो आप एक चीज नोटिस करो यहाँ पे, एक तो 1s आ रहा है और उसके बाद बात करें p, तो p के लिए पहले अपने पास 1p आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। ठीक है, तो यहाँ पे 1p इसमें होता नहीं है। उसके बाद p के बाद आ गया d। अब d देखो यहाँ पे 3d आ रहा है। 3d का मतलब ये है कि आपके पास ना तो 1d है ना 2d है। ठीक है, तो हमेशा जो p के लिए जो स्टार्ट होगा वो कहाँ से हो गया 2 से, और n का मतलब 2 का मतलब ये है, यानी क्या है ये 2p। ठीक है, तो 2p का मतलब ये है कि 2p है और उससे पहले क्या होगा 1s। ठीक है, तो 1s में अपने पास पता है कि आपके पास कक्षा कितने एक और p में कितने 3। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया यहाँ पे 4। तो ये अपने को ऐसे काउंट करने हैं। तो ये तो बात होगी कि अपने को ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, बस डायरेक्ट ये करना है कि कक्षा n में कक्षकों की संख्या कितनी n²। ठीक है, और n का मान अगर 2 है तो कक्षा कितने होंगे 4। इसी तरह 3 रखूँ तो कक्षा कितना हो जाएगा 3 3 9। ठीक है, तो ये तो बात होगी। 3 के लिए देखो कैसे है, जैसे मैं थोड़ा सा बता दूं, हमने n का मान 3 रखे, 3 में कौन सा आएगा, देखो सबसे पहले तो वो देखो जो सीधा डायरेक्ट स्टार्ट हो रहा है, कौन सा है 3d, कौन सा है 3d, और 3d है तो इससे पहले कौन कौन से आ जाएंगे अपने पास, p आ जाएगा, और कौन सा आ जाएगा उससे पहले s आ जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से जो आपके पास टोटल जो बनेगा वो कितने बनेंगे 3। कैसे, एक तो s आ जाएगा, एक p आ जाएगा और एक d आ जाएगा। तो s में अपनों ने बात की कि आपके पास कक्षा कितने एक, p में कितने, p में 3 और d में कितने 5, तो 5 3 8 और 1 9 हो गए 9। ठीक है, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो सीधा डायरेक्ट अपने फॉर्मूला ध्यान रखें कि क्या है n², तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। तो ये तो बात होगी किसकी, मुख्य क्वांटम संख्या। तो इसमें कुछ फैक्ट है जो अपने को ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो डिटेल में अपने को यही है कि थोड़ा सा अपने को अंदाजा रहे कि ये चीज़ है क्या। ठीक है, अपने को इसको कक्षाओं में कैसे डिवाइड कर सकते हैं, कैसे कक्षा में इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपके पास ये 2 क्वेश्चन जरूर ध्यान रखने हैं। ये कक्षा में इलेक्ट्रॉन, अधिकतम इलेक्ट्रॉन यानी 2n²। ठीक है, n का मान यहाँ पे 2 है तो यानी अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक है आपके पास इलेक्ट्रॉन का मान बढ़ने पर कोश यानी आकार क्या हो जाता है बढ़ जाता है। ये भी अपने आकार की बात जैसे ही आ जाए तो उसके बाद अपने को ध्यान रखना है ऊर्जा की। ठीक है, तो n का मान अगर बढ़ रहा है तो यहाँ पे ऊर्जा भी क्या बढ़ रही है। ऊर्जा अगर देखो बताया था मैंने, ऊर्जा अगर बढ़ रही है तो इसका स्थायित्व जो है वो क्या होगा घटेगा। बस ये इंपॉर्टेंट लाइन थी जो अपने को ध्यान रखनी है। ठीक है, उसके बाद बात करते अपने द्विघंशी। द्विघंशी इसको क्या बोलते हैं भौम क्वांटम संख्या, क्वांटम संख्या। अब अपने को जो जो पता है पहले वो लिख लेते हैं। सबसे पहले तो इसको अपने किससे शो करते हैं, तो किससे शो करते हैं एल से। ठीक है, और इसमें अपने बात करें कि इसको दिया किसने सोमरफेल्ड ने, यानी इसके बारे में बताया किसने सोमरफेल्ड ने। ठीक है, और बात करें ये क्या बताता है, तो ये जो क्वांटम संख्या है ये किसके बारे में बताएगी, एक तो बताएगी उपकोष के बारे में, यानी उपकोष के बारे में बताएगी, और किसके बारे में बताएगी, और ध्यान रखना अपने को जो बहु इलेक्ट्रॉन है, बहु इलेक्ट्रॉन युक्त परमाणु की ऊर्जा बताएगी। ठीक है, और इसमें एक चीज ध्यान रखना है, जैसे अपनों ने 2D की बात की थी और इसमें बात करना जो उपकोष है, ये जो उपकोष है ये किस में बनेंगे, तो ध्यान रखना ये उपकोष किस में बनते हैं त्रिविमीय यानी 3D आकार में, त्रिविमीय आकार। तो इसका मान अपने कैसे निकालेंगे, तो इसका मान निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, कौन सा n-1। ठीक है, कई बार ये पूछ लेते हैं n-1 अपने को फॉर्मूला पता है, लेकिन कई बार पूछ लेता है इसका मान कहाँ तक होता है, कई बार ये भी पूछा गया। तो ध्यान रखना ये मान कहाँ तक होता है, 0 से लेके 0 से n-1। कई बार ऐसे भी ये पूछ लिया जाता है, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे मान लो n का मान 3 है, n का मान 3 है, तो यहाँ पे आपने किससे शो करते हैं इसको l से, तो l इक्वल क्या है n-1, तो यहाँ पे l का मान क्या आ जाएगा, तो सबसे पहले 3 रखो, 3 और -1 करो, कितना आ गया 3 - 2। अब ये जो 2 है इसको आप शो कैसे करोगे, इसको शो करोगे पहले तो 0 आएगा, फिर क्या आएगा 1 आएगा, फिर क्या आएगा 2।
ठीक है, ये इस हिसाब से आएगा। ठीक है, तो इसके बारे में अपने और डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं कल की वीडियो। और आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और शेयर भी जरूर करें, और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें ताकि बहुत से इसमें जो फैक्ट हैं जो अपने को ध्यान रहे। ठीक है, धन्यवाद।